हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो इस वीडियो में हम एसएम का जून 23 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एफएम का सेपरेट वीडियो आएगा, एसएम का ये वीडियो में हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो 40 मार्क्स का आपका एसएम है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें 30 मार्क्स का आप टारगेट रख सकते हो। 30 से लेके 32 मार्क्स मेरे ख्याल से काफ़ी है। अगर आपका ओवरऑल एफएम एसएम का टारगेट 60 प्लस है तो एसएम में आप 30 से लेके 32 का ही टारगेट रखें। उससे ज़्यादा एक एक मार्क के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपको वेस्ट करनी पड़ेगी, जो मेरे ख्याल से आपको नहीं करनी चाहिए। तो 30 टू 32 मार्क्स बहुत आसानी से, मॉडरेट एफर्ट से आप इसमें ला सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, जैसा कि आप जानते हो एसएम में काफी ज्यादा मेमोराइजिंग का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक लिमिट तक आप जा सकते हो, एक लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते। कोशिश कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, पर मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा एक जजमेंट है कि चलो बच्चा कितना मगिंग अप कर पाएगा आए ख्याल में। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप यहां पे 35 36 का टारगेट रखोगे तो वो 4 मार्क के वजह से या 5 मार्क के वजह से जो लेवल ऑफ मगिंग अप बढ़ जाती है एक एक मार्क के लिए, वो बहुत ही ज्यादा है। इट्स नॉट वर्थ दैट मार्क्स। 30 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो, और जो टाइम आपका बचेगा यहाँ वो आप एफएम में लगा सकते हो। एफएम में आप डेप्थ में थोड़ा और ज्यादा जाओ, एफएम में आप प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करो, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो वो बेटर रहेगा। वहां 4 या 5 मार्क्स बढ़ाना कंपैरेटिवली आसान होगा। ठीक है, यहां 32 मेरे ख्याल से काफी है और अच्छे से आ भी जाते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज डायमेंशन इन फॉर्मुलेटिंग द प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, तो प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज का आपने एक चार्ट पढ़ा था, उसमें ऐसे 3 कॉलम थे। ठीक है, और कंपटीशन प्रायोरिटीज, आई थिंक सेकेंड वाला जो बीच का कॉलम है वो था कंपटीशन प्रायोरिटीज। ठीक है, तो उसमें क्या नहीं है ये आपको पूछा गया है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंपटीशन प्रायोरिटीज। ठीक है, तो पहला है प्राइस, लो कॉस्ट, डिलीवरी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आता है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट कंपटीशन स्ट्रैटेजी है, वो एक स्ट्रैटेजी है, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी। प्राइस आपकी प्रायोरिटी होगी, डिलीवरी आपकी प्रायोरिटी है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट देना भी आपकी प्रायोरिटी में आता है। ठीक है, वो प्रायोरिटी की पूरी लिस्ट में है, लो कॉस्ट नहीं है। ठीक है, लो कॉस्ट आपकी एक कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी स्ट्रैटेजी में आता है, तो वो अलग है। क्लियर है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो, आप समझो कहां आपका कंसेप्ट टेस्ट हो रहा है, कहां आपकी मेमोरी टेस्ट हो रही है। काफी एरियाज में आपकी मेमोरी टेस्ट की जा रही है, विच इज अनफॉर्चुनेट बट विच इज द रियलिटी ऑल्सो। तो उसमें मैं आपको ये बार बार क्यों कह रहा हूं, उसमें टीचर का कोई रोल नहीं है, ये प्रॉब्लम है। काफी बच्चे ना टीचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, जो कि आई डोंट थिंक हम डिजर्व करते हैं। हमारा काम कंसेप्ट तक ही है, कंसेप्ट के बाद जो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जो आपको मेमोराइज करना है वो हम नहीं कर सकते, वो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो अगर हमने आपको समझा दिया था प्रॉपर, वो 3 चीजें समझा दी हैं, आपको समझ भी गई हैं, अब आप वहां जाके कंफ्यूज हो जा रहे हो कि यार ये इसमें था उसमें था, फिर इसमें हमारा क्या काम है। समझ रहे हो, ये आपको मेहनत करनी है। काफी टीचर्स की हिम्मत नहीं होती है सब बोलने की, बट सच्चाई बताना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि क्या चीजें टीचर के हाथ में है, कौन सा सपोर्ट टीचर से मांगना चाहिए, कौन सी चीजों के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे नॉट बी रेलिवेंट इन असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है, कौन सा रेलिवेंट नहीं है ये पूछा गया आपसे। पहला है इज इट सिंपल एंड प्रैक्टिकल। अब वो 3 सवाल होते हैं, आपको पता होने चाहिए। 3 सवाल सिचुएशन एनालिसिस में करते हैं, तो इसमें से पूछा है कि वो कौन सा सवाल नहीं है, कौन सा सवाल रेलेवेंट नहीं होता है। ठीक है, तो वो होता है
डज इट क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रेजेंट गोल्स फॉर बिजनेस? ये ऐसा कोई रेलेवेंट सिचुएशन एनालिसिस में सवाल नहीं है, बाकी तीनों हैं। इज इट सिंपल एंड प्रैक्टिकल टू यूज? इज इट इजी टू क्लियर फॉर इवन फॉर एन आउटसाइडर टू अंडरस्टैंड? और इज इट फोकस्ड ऑन द की फैक्टर्स दैट आर इंपैक्टिंग माई बिजनेस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली? क्लियर है? तो ये वाला सवाल नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर लो, आप अगर अभी बुक लेके बैठोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी के अभी अगर आप वो चीजें देख लोगे, अभी के अभी रिवाइज कर लोगे, तो मेरे वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। अभी आप बिना बुक के बैठ गए हो, ऐसे ही सुन रहे हो, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेटर है आप बुक लेके बैठो, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन के बाद पॉज करो और वो पन्ना पलटा के देखो, सब आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। क्लियर है क्या? तो सिचुएशनल एनालिसिस वाले टॉपिक में आप जाओ और उसमें आप देखो, ये आपको एग्जैक्ट 3 सवाल आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला कोई ऐसा सवाल नहीं है। अब इसको अगर आपको आंसर करना है तो आपको वो तीनों सवाल याद होने चाहिए। 3 सवाल अगर आपको वो याद ही नहीं है तो कौन सा सवाल नहीं था ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है मैच द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ Amazon SWOT एनालिसिस। मतलब एक केस स्टडी बेस्ड है। जो जो केस स्टडी बेस्ड है अभी मैं आपको सर्कल करके देता हूं, ठीक है। ये भी कोका कोला, टोटल हम देखेंगे कितने आ रहे हैं, क्या चीजें हैं, फिर आपके मॉड्यूल में कितनी सारी दी हैं, सब मैं इस पे भी आपको बताऊंगा मेरा ओपिनियन क्या है, ठीक है। अब Amazon के हिसाब से दिया हुआ है कि Amazon का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है। कुछ चीजें आसानी से आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, जैसे सीजनैलिटी। सीजनैलिटी क्या है भाई? भाई साल भर हमारा बिजनेस नहीं चलता, ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी, ये तो पॉजिटिव है। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, मतलब आपका पेटेंट इन्फ्रिंज हो सकता है, तो ये तो थ्रेट जैसा लगता है। एक्सपांशन ऑफ लोकल बिजनेस, मतलब एक अपॉर्चुनिटी जैसा दिखता है, ठीक है। तो आप 2 या 3 आपको मिल गए तो आप ऑप्शन से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। देखो स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, स्ट्रेंथ क्या हो सकती है इन चारों में से? ब्रांड आइडेंटिटी, उसके अलावा तो कोई देखो मैच भी नहीं हो रहा, तो भाई A1 का क्या आएगा? B2, मतलब A या B में से ही आपका आंसर आना चाहिए। फिर वीकनेस क्या है आपकी? वीकनेस क्या है? सीजनैलिटी, माइट भी, ठीक है, सीजनैलिटी एक फिट बैठता है। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट में आपका वीकनेस कैसे हो सकता है? ये तो एक थ्रेट है ना, कि कोई आपका पेटेंट इन्फ्रिंज कर सकता है, ये हमेशा एक थ्रेट होता है, ये आपकी वीकनेस थोड़ी हो सकती है, ठीक है। फिर है अपॉर्चुनिटी क्या है? एक्सपांशन, कि आप लोकल बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो लोकली। और फिर है थ्रेट क्या है? पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। तो कौन सा देखो फिट बैठता है? तो मेरे ख्याल से ए फिट बैठता है, देख लो एक बार। A1 B2 ब्रांड आइडेंटिटी, वीकनेस आपकी सीजनैलिटी, अपॉर्चुनिटी एक्सपांशन, थ्रेट है आपका पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। क्लियर है क्या? चलो बढ़े आगे। फिर है कोका कोला का स्वॉट एनालिसिस पूछा है, बोलो स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, वही है। बोलो पेप्सी, हम कोका कोला है, ठीक है, कोका कोला है, पेप्सी बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, ठीक है, पेप्सी हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है। ओलंपिक गेम्स स्पॉन्सरशिप करना, लॉस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, लॉन्ग हिस्ट्री विथ सर्टन स्टेटस। अब इसमें भी आपको कोशिश करना है दिमाग लगाने की कि क्या अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है, क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकती है। बोलो, सोचो। पढ़ा होगा तो बात ही खत्म है भाई, नहीं पढ़ा है इसलिए सोचने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग हिस्ट्री मेरे ख्याल से तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लॉस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, ओलंपिक गेम स्पॉन्सरशिप, थ्रेट, पेप्सी देखो आपका कॉम्पिटिटर है, आपकी थ्रेट हो सकती है, ठीक है, ये तो मैच हो रहा है। तो A4 में B1 ये 3 जगहों पे है, ठीक है। फिर A1 हमारा B4 ज़्यादा हो रहा है, तो ए ऑप्शन देखो फिट बैठ रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। वीकनेस में है B3, लॉस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, मार्केट को आप डेवलप नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है नहीं। और अपॉर्चुनिटी है ओलंपिक गेम स्पॉन्सरशिप, ये भी देखो फिट बैठ रहा है।
या आप ओलंपिक गेम्स में स्पॉन्सरशिप करवा सकते हो, ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ऐसा मैं कह रहा हूं, जो केस स्टडीज नहीं पढ़ के जा रहे हैं थोड़ा दिमाग लगा के ट्राई कर सकते हैं। अगर बैठ रहा है तो, नहीं बैठ रहा है तो स्किप करना ही बेटर रहेगा, ठीक है। नहीं बैठ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, 2 या 3 ऑप्शन सही आ रहे हैं तो भाई आप मत टिक करके जाओ। पर अगर आप इस तरह से दिमाग लगा सकते हो, 4 में से 2 या 3 मैच हो जा रहे हैं तो आप सेफली एक आंसर दे सकते हो। क्लियर है क्या? बढ़े आगे। फिर है इनमें से कौन सा फॉल्स है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें आता है डी, बाकी तीनों सही है। अगर आपने पढ़ा है स्वट एंड टोज एनालिसिस का पूरा दिया हुआ है, वेलरिच डेवलप टोज मैट्रिक्स इन 1982, सही है ईयर, एज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्वट एनालिसिस इन डेवलपिंग द ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, जो आप 4 पढ़ते हो, जो हम नीचे भी आएगा ये वाले, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, डिफेंसिव, ये सब। तो ये सही है, ईयर भी सही है और इंसान का नाम भी सही है। टोज मैट्रिक इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कंबाइनिंग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये भी सही है। SWOT and TOS metric is not just meant for top level management in the organization, rather it can be useful tool for division product function, ये भी सही है। तो ये चौथा आंसर सही नहीं है। These cannot be used for individual employees on an operation level, ये पूरा एक पैराग्राफ है, चारों लाइंस एक ही पैराग्राफ में दिए हैं अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो बस उन्होंने क्या किया है, कैन था वहां पे, कैन को कैनॉट कर दिया। मतलब इसमें से मैं कह रहा हूं 40 में से 10 क्वेश्चंस तो इंग्लिश ग्रामर है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर जैसे ही हैं। कैन को कैन नॉट, बीच में नॉट लगा दिया, नॉट हटा दिया, बस यही ग्रामेटिकल वेरिएशन करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको मतलब मेमोरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अब बढ़ गया है, कंसेप्चुअली नहीं रिकॉल कर पाओगे आप, आपको एग्जैक्टली चीजें याद ही करनी पड़ेंगी काफी एरियाज में। तो यहां कैन नॉट कर दिया है, इसीलिए ये आंसर है, ये मतलब फॉल्स है। These cannot be used for individual employees on an operational level, जबकि सही क्या है स्टेटमेंट कि दे कैन बी यूज्ड, कैन है वहां पे। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी देखो काफी आसान क्वेश्चन आ गया है, बोलो एग्रेसिव और डिफेंसिव, ये तो सबसे इजी है भाई, इतना भी आपको नहीं आ रहा है ना भैया तो आपके पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है। एग्रेसिव क्या था भाई, मैक्स मैक्स, मैक्स मैक्स क्या है एग्रेसिव, और मिन मिन क्या है डिफेंसिव। दो वाले बीच में कंफ्यूजन होता है, आपको भी होता है, मुझे भी होता है, बट मैं कह रहा हूं सिर्फ एग्रेसिव डिफेंसिव भी आपको पता है तो ऑप्शन अगर आप देखोगे ना, एक ही ऑप्शन है जिसमें कॉम्बिनेशन है, मतलब सिर्फ 2 भी आपको पता है ना, आप आंसर दे सकते हो। देखो A1 का क्या है, B4, A1 B4 ये 2 में है, फिर A4 का B1 एक ही है, दिख रहा है, मतलब सिर्फ ये 2 भी आपको पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। आए ख्याल में, लिखो, मतलब देख लो। क्लियर है क्या? तो ऐसा पूरा ही आपका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब है पेप्सी का, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सर्कल करते जाता हूं मैं। बोलो अब ये टोज एनालिसिस पे है, WTWOSTSO। अब ये आपने अगर पढ़ा है टोज एनालिसिस, ये एग्रेसिव डिफेंसिव, थोड़ा भी आपने पढ़ा है तो आपको एक जजमेंट होगा कि WT क्या है, कि वीकनेस जो आपकी थ्रेड बन सकती है। WO क्या है, अपॉर्चुनिटी जिसको आप टैप करके अपनी वीकनेस को कवर अप कर सकते हो। ST क्या है, स्ट्रेंथ जिसको आप यूज करके थ्रेट को मिनिमाइज कर सकते हो। और SO क्या है, स्ट्रेंथ जिसको यूज करके आप अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ये स्ट्रैटेजीज होते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो मैच करना। देखो पेप्सी हम ही है यहां पे, पेप्सी हम ही है, पेप्सी हैज मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स देन कोक, हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, आपको ये सोचना पड़ेगा। वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट, इट रियली फील्स दैट समथिंग हाईली टॉक्सिक, मतलब आप पी रहे हो ऐसा यूज समझ में आता है। यूज सेलिब्रिटीज इन देयर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, दे लैक बिहाइंड इन कैटरिंग द रूरल एरियाज। ठीक है, बोलो अब मैच करने की कोशिश करो, क्या इजीली मैच हो रहा है, पहले आपको सोचना पड़ेगा।
सोचो। स्ट्रॉन्ग टेस्ट, आई थिंक देखो ये एक मैच हो रहा है, WO ये कि दे लैग बिहाइंड इन कैटरिंग द रूरल एरियाज, मतलब आपकी वीकनेस है कि आप रूरल एरिया में नहीं हो, आपकी रीच नहीं है, पर ये आपका अपॉर्चुनिटी भी है, अपॉर्चुनिटी है ना कि आप रूरल एरियाज में एक्सपांड करके उसको कवर अप कर सकते हो। ठीक है, फिर आई थिंक ये है WT, होगा टेस्ट, वीकनेस जो आपकी थ्रेड बन सकती है, बराबर, कि भाई बहुत टॉक्सिक कुछ पी रहे हो ऐसा, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। फिर A1 B2 A2 B4, अच्छा ये CD में से कुछ होगा, दोनों मैच हो रहे हैं। फिर ST स्ट्रेंथ को यूज करके आप थ्रेट को एलिमिनेट कर सकते हो। आई थिंक ये होगा सेलिब्रिटी SOST पेप्सी, कि आप कॉस्ट कट करोगे तो आप प्रोडक्ट की प्राइस कम कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेंथ को यूज करो और थ्रेट को मिनिमाइज करो। ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है या आपका थ्रेट है कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, तो आप स्ट्रेंथ को यूज करो, मतलब आप कॉस्ट कटिंग करो, आपकी एफिशिएंसी या जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसको यूज करके कॉस्ट कट करो। क्या आता है इससे आंसर? डी आता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यस डी आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा टफ है इस तरह से करना, मैं कर पा रहा हूं बिकॉज नॉलेज है, या पहले मैं ये थोड़ा बहुत देख चुका हूं वट एवर, बट आई थिंक ट्राई करना चाहिए आपको। ठीक है, ट्राई करना चाहिए कि कौन सी चीज़ थ्रेट है, कौन सी चीज़ अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा आपको टाइम दे के आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है ये काफ़ी इजी है, आई थिंक रिपीट भी हुआ है शायद। CPM computes that dash path of planned jobs or activities to logical endpoints or the end of the product, and the earliest and the latest time by which each activity can start and finish without making the project longer. ठीक है, डिले नहीं होना चाहिए। This process determines the activities that are dash or on the longest path and having the total float. बोलो क्या होगा? शॉर्टेस्ट तो देखो आता ही नहीं है, क्रिटिकल और इसमें कहीं भी शॉर्टेस्ट वर्ड ही नहीं आता, न ही फिजिबल आता है। ये भी आपको ही बोल रहा हूं, एक ओवरऑल पढ़ने के बाद एक जजमेंट बनना चाहिए कि भाई CPM में आप पढ़ते ही क्या हो, क्रिटिकल वर्ड पढ़ते हो और लॉन्गेस्ट वर्ड पढ़ते हो। तो ऑप्शन इस तरह से है कि काफी इजी है। अगर ये शफल करके ऑप्शन दे देते कि भाई लॉन्गेस्ट क्रिटिकल क्रिटिकल लॉन्गेस्ट, तो बहुत टफ हो जाता, पर शॉर्टेस्ट वर्ड आता ही नहीं है, फिजिबल वर्ड भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये इजी है कि CPM लॉन्गेस्ट पाथ बताता है, और दिस प्रोसेस डिटरमाइंस द एक्टिविटीज विच आर क्रिटिकल एक्टिविटीज आपको बताई जाती हैं। तो ये भी लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही कुछ देखो बहुत ही इजी है, मैं बताऊंगा आपको, मतलब 40 में से 20 या 25 डिपेंडिंग अपॉन पेपर टू पेपर, उतने तो एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप SM में 20-25 भी नहीं ले पा रहे हो तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता आपका कोई बहाना चलेगा। ठीक है, जैसे ये वाला है, BCG मैट्रिक्स में क्या 2 डायमेंशन है, यार ये थोड़ा बेसिक है, ये बेसिक है, और इससे इजी आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, मतलब आपने बेसिकली रिविजन्स प्रॉपरली नहीं की है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ग्रोथ और शेयर यही 2 चीजें होती हैं, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। ठीक है, बाकी सब देखो है ही नहीं, वोलेटिलिटी वर्ड ही नहीं आता पूरे थ्योरी में, तो वोलेटिलिटी तो कट हो गया, स्ट्रेंथ वर्ड भी नहीं आता। ठीक है, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर, स्ट्रेंथ हम शेयर में गिनते हैं, तो वो है A और D में माइट भी थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट मार्केट ग्रोथ मार्केट शेयर अगर आपने वो मैट्रिक्स पढ़ा है तो अच्छे से आपको याद आ जाएगा।
तो ये काफ़ी ईजी है। कुछ कुछ जो ईजी है ना, मैं ई लिखते जाता हूँ, मैं आपको गिनवाऊंगा बाद में कि भाई ईजी भी कितने सारे आए हैं। इसको भी मैं ईजी कैटेगरी में ही रखूंगा। ये थोड़ा सा चलो ठीक ठाक थोड़े से हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो सबसे ईजी था। डैश आर द प्रोडक्ट्स विच हैव हाई मार्केट शेयर इन अ लो ग्रोइंग मार्केट। हाई शेयर लो ग्रोथ, हाई शेयर लो ग्रोथ, हाई शेयर लो ग्रोथ, याद करो। तो वो है कैश काउ। हाई शेयर है लेकिन ग्रोथ कम है, ठीक है, कैश काउ। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज नॉट बेस्ड ऑन बीसीजी। बहुत ही सिंपल है, बोलो। बिल्ड, होल्ड, इन्वेस्ट, डाइवेस्ट। तो आई थिंक इन्वेस्ट करके कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। स्टार है, एक है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में आता है बिल्ड, फिर स्टार में आता है होल्ड, फिर डाइवेस्ट, ठीक है। डाइवेस्ट का मतलब क्या है कि निकलते जाओ, तो वो आता है। तो इन्वेस्ट करके कहीं भी है ही नहीं। देख लो भले आप, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। क्लियर है? तो ये भी काफी इजी है। आगे बढ़ते हैं। एनसॉफ का है, ये भी बहुत ही इजी है, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बोलो मार्केट पेनिट्रेशन क्या है? एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग, करंट प्रोडक्ट, करंट मार्केट, तो वो होता है मार्केट पेनिट्रेशन। फिर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब प्रोडक्ट को आप डेवलप कर रहे हो, प्रोडक्ट नया है, मार्केट सेम है, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट, करंट मार्केट। मार्केट डेवलपमेंट मतलब मार्केट डेवलप कर रहे हो, नए मार्केट में जा रहे हो, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, तो करंट प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। और फिर है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब न्यू न्यू, दोनों न्यू है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। तो देखो सेम रो में भी आ ही रहा है आंसर। तो काफी बच्चों को ये रहता है ना कि यार A4 B4 ऐसा सेम में नहीं आ सकता, मैच द पेयर में, हमने बचपन में पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बोलो क्या आएगा? A1 है B3, A1 B3, A2 B1, A3 B2 और A4 B4, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका आता है। यस, डी ऑप्शन आपका आता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इजी है। विच वन इज नॉट एन इंडस्ट्री मेच्योरिटी ऑफ लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ ईडीएल मैट्रिक्स, ठीक है, कौन सा नहीं है? बोलो एम्ब्रियोनिक, प्री मेच्योर, मेच्योर, ग्रोथ। पढ़ा होगा, क्लिक हो जाएगा, ठीक है। प्री मेच्योर करके कुछ भी नहीं है। प्री मेच्योर की जगह ही क्या रहता है? एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ, मेच्योर। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट SBU इज टू आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट डैश सर्व्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। SBU किसको बनाते हो? क्या SBU हो सकता है? SBU या तो प्रोडक्ट होते हैं या तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस होते हैं, आए ख्याल में? तो प्रोडक्ट, मार्केट सेगमेंट, प्रोडक्ट और मार्केट सेगमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी इजी था, ये भी बहुत इजी है। बोलो मैट्रिक स्ट्रक्चर इज वन वेयर ईच डैश बिकम स्ट्रैटेजिक। सबसे बड़ा फीचर है ये मैट्रिक स्ट्रक्चर का कि हर प्रोजेक्ट और हर प्रोडक्ट हमारा स्ट्रैटेजिक बन जाता है मैट्रिक स्ट्रक्चर में। प्रॉब्लम उसमें है ही नहीं कहीं भी, ठीक है। ये देखो प्रॉब्लम, 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 3 में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वर्ड है ही नहीं मैट्रिक स्ट्रक्चर में। तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी काफी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही बेसिक है कि कौन से स्ट्रक्चर में सिंगल ऑपरेटिंग फर्म के लिए या रिलेटेड बिजनेस के लिए वो सूटेबल है। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक पॉइंट है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर सिंगल बिजनेस और रिलेटेड बिजनेस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BPR। ये थोड़ा घुमा के पूछा है, ठीक है, मतलब इजी तो नहीं कहेंगे, मीडियम कहेंगे। बोलो बूस्ट इफेक्टिवनेस, प्रोडक्ट, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर द एंड कंज्यूमर, इंप्रूव एफिशिएंसी, ये तो है ही, प्रोवाइडिंग मोर मीनिंगफुल वर्क, ये भी आपने पढ़ा ही था। BPR से हम क्या है, जो मोनोटोनस वर्ड है वर्क है वो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं और मोर मीनिंगफुल काम हम एम्प्लॉइज को देते हैं, तो ये भी सही है। और ये आता है कॉस्ट सेविंग। सिर्फ कॉस्ट सेविंग पढ़ोगे तो ये भी सही लगेगा, लेकिन लिखा है इन शॉर्ट रन। BPR शॉर्ट रन के लिए नहीं होता है, वो लॉन्ग रन के लिए होता है। तो ये भी मैं कहूंगा ग्रामेटिकल वेरिएशन है, लॉन्ग रन को शॉर्ट रन कर दिया बस। ऑपोजिट्स, वर्ड्स का ऑपोजिट या नॉट या ऐसा वो चेंजेस किए जाते हैं। तो ये ग्रामेटिकल वेरिएशन है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उन्हीं को क्लिक होगा, ठीक है।
पर बाकी तीनों में देखो कोई फ्लॉ भी नहीं था। इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो सही है, बीपीआर का ऑब्जेक्टिव होता ही है। एफिशिएंसी बढ़ानी है, ये भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और मोर मीनिंगफुल वर्क देना है, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। इसी में डाउट आता है कॉस्ट सेविंग इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स होते ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर फेलियर ऑफ बीपीआर। ये भी आपने पढ़ा होगा तो आसान है। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आता है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन एंड पर्सनल टर्नओवर, ठीक है, तो तीनों हैं, तीनों रीजंस हैं फेलियर के। आपको पूछा है कौन सा रीजन नहीं है, तीनों हैं और नन ऑफ अबव दिया है तो नन ऑफ अबव आंसर आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पास्ट पेपर्स भी जो मैंने पढ़ाए हुए हैं उनमें भी मैंने बताया काफी इसमें चौथा ऑप्शन नन आता है और काफी जगह राइट आंसर नन भी होता है, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि यार नन आंसर नहीं हो सकता। नन आंसर हो सकते हैं और होते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसेप्चुअली चलो, ठीक है। तो ये तीन ही रीजंस होते हैं फेलियर ऑफ बीपीआर में और वो तीनों दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कौन सा नहीं है तो नन आंसर आएगा। फिर है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है वो बताओ, तो इसमें आंसर आता है डी। पहले तीनों एग्जैक्टली सही हैं। बीपीआर challenges the process fundamentals whereas Six Sigma prioritizes by cost of poor quality। poor quality से जो नुकसान होता है उसका ध्यान दिया जाता है, उसके हिसाब से मतलब देखा जाता है सिक्स सिग्मा में क्या अचीव करना है। बीपीआर रिलाइज ऑन आउटसाइड कंसल्टेंट, ये इंटर्न, एक आपके बुक में एक्चुअली टेबल दिया है बीपीआर वर्सेस सिक्स सिग्मा, ये उस टेबल पे है, तो दो पूरे सही हैं। फिर ये प्रोसेस मैप करता है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, ये भी हमने पढ़ा है कि सिक्स सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल टूल है और ये प्रोसेस ड्रिवन है, इसके नाम में ही प्रोसेस है। और ये है रिस्क रिटर्न, ये आपको याद नहीं हो पाएगा और इसलिए इसी को शफल करके चेंज किया गया है। तो रिस्क रिटर्न के हिसाब से आप देखोगे तो बीपीआर का रिस्क रिटर्न होता है हाई रिस्क लो रिटर्न और सिक्स सिग्मा का होता है मीडियम रिस्क हाई रिटर्न, मतलब उन्होंने ये शफल कर दिया है, समझ रहे हो, तो इसलिए वो फॉल्स है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी काफी कंसेप्चुअल है, इजी है, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए आपको। बोलो बेंचमार्किंग क्या है भाई? बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस ढूंढो और इंप्लीमेंट करो, ये आपने पढ़ा ही होगा। फाइंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। फिर है स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रैटेजिक का क्या पंचवर्ड होता है? हाउ टू कॉम्पीट। स्ट्रैटेजी आपको क्या बताती है? हाउ टू कॉम्पीट, तो ये आता है आइडेंटिफाइंग बेस्ट वे टू कॉम्पीट इन द मार्केट, तो ये स्ट्रैटेजिक का ऐसा पंचवर्ड है। फिर है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का यहां पंचवर्ड है कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, वो हमारा परफॉर्मेंस बताता है। हाउ स्ट्रॉन्ग अ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज आर, ये आता है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में। और फिर आता है प्रोसेस बेंचमार्किंग, इसमें तो है ही प्रोसेसेस, वर्ड ही है, मैच कर सकते हो आप। लुकिंग अदर्स टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव ओन प्रोसेसेस, तो वो होता है प्रोसेस बेंचमार्किंग। तो ये आसान है, बोलो क्या आएगा? बेंचमार्किंग B2 B4 परफॉर्मेंस B1, सी आंसर आएगा और A4 आएगा B3। ठीक है, देख लो, ये मेरे ख्याल से आसान है, सी आंसर आएगा। बढ़े आगे। फिर है, ये भी केस स्टडी है, ये टफ है, ये नहीं पढ़ा तो आप ये गेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये थोड़ा टफ था मैं मानता हूं। फोर्ड मोटर कंपनी पे था। फोर्ड मोटर कंपनी TQM प्रैक्टिसेस स्टार्टेड इन 1980s व्हेन डैश वाज देयर स्लोगन। कंपनी का स्लोगन पूछा हुआ है जो कि बहुत ही अंदर का क्वेश्चन है, तो वो था क्वालिटी इज द जॉब वन, क्वालिटी इज अवर जॉब वन, ऐसा उनका स्लोगन था। फिर ये भी काफी इजी था, पढ़ के ही आपको क्लिक होना चाहिए। डैश इज अ डिसिप्लिन स्टैटिस्टिकल बेस्ड डेटा ड्रिवन कंट्रोल प्रोग्राम। ये एक साथ चीजें आप पढ़ते हो तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये सिक्स सिग्मा के लिए यूज होते हैं, स्टैटिस्टिकल एंड डेटा ड्रिवन, ये फीचर्स ही हैं उसके। फिर है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, ठीक है, कौन सा फॉल्स है ये आपको पता करना है। बोलो। पहला है मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर है, ये आपको पता ही है, EPR मॉड्यूलर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, डिजाइन टू इंटीग्रेट द मेन फंक्शंस, पूरा सही है, इनटू अ यूनिफाइड सिस्टम, कोई ग्रामेटिकल वेरिएशन नहीं है। ERP में बी इंप्लीमेंटेड ऑन प्रीमाइसेस एज वेल एज क्लाउड, ठीक है, ये भी दोनों फीचर्स में आते हैं। फिर गार्टनर ने 1990 में ये
टर्म कॉइन किया था, ये भी सही है, नाम भी सही है, ईयर भी सही है। ईआरपी डू नॉट रिक्वायर चेंज मैनेजमेंट, तो ये यहां पे इन्होंने डू नॉट डाल दिया है, जबकि क्या है कि ईपीआर विल रिक्वायर द चेंज मैनेजमेंट ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन। चेंज मैनेजमेंट लगता है, इन्होंने डाल दिया है डू नॉट, ठीक है, तो वेरिएट कर दिया है, इसलिए वो इनकरेक्ट में आएगा। क्लियर है क्या? तो सेंटेंसेस सारे देखो रिलेटेड ही उठाए उन्होंने, बीच में बस वर्ड चेंज कर दिया, तो ये थोड़ा सा मतलब इस वजह से मुश्किल लगता है ये। आगे बढ़ते हैं। फिर है इंडस्ट्री 4.0 इज द डिजिटाइजेशन, ये भी शफल वाला ही है, ठीक है, इजी में मैं काउंट करूंगा। Digitization of the manufacturing sector driven by 4 clusters of disruptive technologies. Which one of the following is not included in such technologies? पहला है data, computational power and connectivity, physical to digital transfer conversion, human machine interaction, analytics and intelligence. तो पढ़ने में लगेगा चारों मतलब हैं, नॉट तो एक भी है ही नहीं, तो ये एक्चुअली बी है। एक्चुअली उल्टा कर दिया है, एक्चुअल जो है वो है डिजिटल टू फिजिकल, एक सेकेंड, हाँ, डिजिटल टू फिजिकल कन्वर्जन है, इन्होंने उसको शफल कर दिया है, फिजिकल टू डिजिटल कन्वर्जन। तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक रिलेटिवली इजी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इससे देखो आप सीखो, इससे मैं चाहता हूं आप सीखो कि अगर आपने ही ये पहले गलती की है तो हर अटेम्प्ट में आप सीखो। काफी बच्चे सीख ही नहीं रहे, बस वो अटेम्प्ट गिन रहे। दिस इज नॉट द प्रॉपर अप्रोच। बुरा लगेगा आपको, मैं कभी ये नहीं सोचता यार आपको बुरा लगेगा, नहीं बोलता हूं, ये करता हूं। अरे आप फेल हो रहे हो, आपके 6-6 महीने वेस्ट हो रहे हैं। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? माँ बाप तो बता नहीं सकते, उनको तो ये सब समझेगा नहीं ना। हम ही हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज है, जो आपको ये सब चीज़ें बता सकते हैं, आईना दिखा सकते हैं और डांट फटकार कर सकते हैं। आई होप अभी भी टीचर्स की इतनी वैल्यू बची है। तो आप इससे मैं कह रहा हूँ सीखो। जब भी आप पढ़ोगे, अब जब आप पढ़ोगे सिलेबस को, सिलेबस सेम ही है, आपके पढ़ने का तरीका इंप्रूव होना चाहिए। तो जब भी आप अभी ये पढ़ोगे डिजिटल टू ये ऐसे जब वर्ड्स आते हैं तो आपको वो 2-3 बार एक्स्ट्रा बार पढ़ना चाहिए और उसको घुमा के पूछा जा सकता है, पहले से ही आपको पता होना चाहिए। मतलब आप सरप्राइज नहीं होने चाहिए। कहीं भी शॉर्ट रन है तो लॉन्ग रन ये चीज़ों को घुमा के आपको पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें अभी आप नोट कर लो ताकि आप पढ़ते समय उसको अभी ध्यान दो और उसको घुमा के पूछा जा सकता है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। समझ रहे हो? ताकि आप सरप्राइज ना हो एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। डैश इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द न्यू टेक दैट सीक्स टू इंप्रूव एंड ऑटोमेट द डिलीवरी एंड यूज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। क्वेश्चन में आंसर है, ठीक है। तो आता है फिनटेक। फिनटेक इज द न्यू टेक जो फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज होती है। तो ये बहुत ही ईजी था। फिर कौन सा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का प्रिंसिपल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बाय मैक्स वेबर? तो इसमें भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया हुआ है। टास्क स्पेशलाइजेशन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय फुलफिलिंग अ स्पेसिफिक रोल इन द कंपनी। हायरार्की, क्लियर हायरार्की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म सिलेक्शन, व्हेन सिलेक्टिंग लीडर्स, बिजनेस व्यू अ पर्सन's एटीट्यूड, रूल्स एंड रिक्वायरमेंट, दे एंश्योर एवरीवन नोज व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम। पढ़ के नहीं आएगा ख्याल में, ठीक है। तो इसमें आई थिंक सी है। फॉर्म सिलेक्शन, व्हेन सिलेक्टिंग लीडर्स, बिजनेसेस व्यू अ पर्सन's एटीट्यूड। तो पर्सन's एटीट्यूड नहीं देखा जाना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस और वो सब देखना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ऐसा कुछ है, एक सेकेंड। यस, ठीक है। तो लोगों की काबिलियत मतलब देखनी चाहिए, आपका क्या कौन फेवरेट है। फेवरेटिज्म मतलब नहीं होना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में। मतलब जो प्रमोशंस हैं या जो लोग आप सिलेक्ट करते हो वो उनके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही सिलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये भी मेमोरी वाला है। इसमें मुझे बताओ टीचर का क्या रोल है, तुम बता दो। थ्योरी का नाम है और किसने बनाया है वो पूछा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इसमें कहां कंसेप्ट इन्वॉल्व है? समझ रहे हो? काफी चीजें हैं जिसमें मेरा कोई काम नहीं। बच्चे ऐसी चीजों में हेल्प मांग रहे हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
कि आप ही को 10 बार, 15 बार, 25 बार, 50 बार पढ़ना पड़ सकता है। सुनने में इम्पॉसिबल लगेगा, पर अगर आप पॉकेट बुक का यूज करो और मैंने जो बना के दिया है, अगर आप बार बार पढ़ोगे तो एग्जाम में क्लिक हो जाता है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई थ्योरी है डुग्लस एंड मैकग्रेगोर। ठीक है, एक्स एंड वाई थ्योरी उन्होंने दी थी। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी नाम इजी क्वेश्चन मैं मानूंगा इसको, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का ये शायद। डैश इज द ब्रिज बिटवीन ऑपरेशनल नीड्स एंड द ह्यूमन रिक्वायरमेंट। आई थिंक ये डायरेक्टिंग है, फीचर आता है डायरेक्टिंग में। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर है विच वन डज मैच आउट ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, ये भी ठीक ठाक इजी है, पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा है तो सब टफ लगेगा। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, देखो पढ़ के ही लगता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप रेयरली इफेक्टिव। डेमोक्रेसी रेयरली इफेक्टिव कैसे हो सकती है गड़बड़। फिर है ऑटोक्रेटिक कॉमनली इफेक्टिव। अच्छा पूछा क्या पहले वो समझ लो, विच वन डज मैच, मतलब कौन सा सही है वो बताना है, मतलब बाय डिफॉल्ट सब गलत ही है, सही कौन सा है वो पकड़ना है। ठीक है, तो पढ़ के ख्याल में आ गया। डेमोक्रेसी रेयरली इफेक्टिव हो ही नहीं सकता, तो वो फॉल्स है। ऑटोक्रेटिक मतलब डिक्टेटरशिप, कॉमनली इफेक्टिव, ये भी गलत है। ठीक है, शफल कर दिया उन्होंने। फिर है लेजिक फेयर, वो आता है समटाइम्स इफेक्टिव, तो आई थिंक सी ऑप्शन आएगा, लेजिक फेयर समटाइम्स इफेक्टिव। ए और बी तो क्लियर गलती है, नन भी है तो आपको पता भी होना चाहिए कि हाँ लेजिक फेयर एक्चुअल में समटाइम्स इफेक्टिव आता है कि नहीं। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा है, मतलब आपका पढ़ा हुआ होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये भी थोड़ा ग्रामर का ही वेरिएशन किया गया, फिजियोलॉजिकल या कुछ तो नाम है, उसको उन्होंने साइकोलॉजिकल कर दिया है, स्पेलिंग चेंज कर दिया है। साइकोलॉजिकल कोई भी नीड्स का नहीं है, फिजियोलॉजिकल नीड्स का वर्ड आता है। ठीक है, तो पकड़ में थोड़ा मुश्किल आता है ये। सोशल है ऑलरेडी, सेल्फ एस्टीम है ऑलरेडी, सेफ्टी है ऑलरेडी। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल को साइकोलॉजिकल कर दिया है, तो ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में नहीं है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो ना, नॉट वाला ही है, फॉल्स बताओ, इनकरेक्ट बताओ, नहीं है नहीं है नहीं है, इस टाइप का बताओ। क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, सारे सही सही दिए जाते हैं, एक में बस वेरिएशन कर दिया जाता है, वो आसान है ना। ये टाइप का क्वेश्चन बनाना आसान है, कोई भी चीज उठाओ जो सब सही सही है, एडवांटेजेस हैं उठा लो, फीचर्स हैं उठा लो सब, क्योंकि 3 तो सही देने ना, बस एक कोई हमको वेरिएट करना है। तो ये क्वेश्चन बनाना आसान है, आंसर करना मुश्किल है। इसको आपको पढ़ने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जहां भी आप मल्टीपल क्लॉजेस पढ़ रहे हो, 4-4 क्लॉजेस पढ़ रहे हो, आपको ग्रामेटिकली भी पढ़ना है, कहां नॉट है कहां नहीं है, कहां किसको ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, ये पहले से ही पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये आता है डी। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पे है ये, डगलस मैकग्रेगोर की जो था हमने पढ़ा था। तो इन्होंने देखो पहला सही है, 2 डिस्टिंक्ट व्यूज होते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ये सही है, 2 डिस्टिंक्ट व्यूज हैं, मतलब ये सही स्टेटमेंट है। तो उसका नाम होता है थ्योरी एक्स एंड वाई, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये भी सही दिया है। फर्स्ट इज बेसिकली नेगेटिव, थ्योरी एक्स मतलब जिनको काम करना ही नहीं है, और फिर जो खुद ही काम करते हैं, पॉजिटिव जो खुद ही अपना काम करते हैं, उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही कर लेते हैं, पॉजिटिव लोग हैं, मोटिवेटेड है। फिर है थ्योरी एक्स के लिए दिया है, देखो ये सही है, वर्कर्स आर इनहेरेंटली लेजी, इनको काम करना ही नहीं, जब तक डांट फटकार लगाओ नहीं जगह से हिलेंगे नहीं ये लोग, तो वैसे लोग होते हैं। वर्कर्स आर इनहेरेंटली लेजी, सेल्फ सेंटर्ड, लैकिंग एम्बिशन एंड एन एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्टाइल इज स्ट्रॉन्ग टॉप डाउन कंट्रोल, मतलब इन पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। इनको अगर खाली छोड़ दिया तो ये तो दिन भर बैठे रहेंगे और पैसे भी पूरे लेंगे, तो इनको मतलब आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ता है। फिर आता है थ्योरी वाई, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, बस बता दो क्या करना है वो खुद ही कर लेंगे, बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर यहां देखो क्या लिखा है, वर्कर्स आर लेस मोटिवेटेड, समझ रहे हो, एक्स वाई दोनों में वैसा ही लिखा है, ये भी लेजी हैं ये भी लेस मोटिवेटेड है, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी अगर आपको पता है वाई पॉजिटिव है तो वो लेस मोटिवेटेड कैसे हो सकते हैं, पढ़ के ख्याल में आ जाता है। ठीक है, वर्कर्स आर लेस मोटिवेटेड, नॉट ईगर टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, बस ये नॉट लेस मोटिवेटेड से ही पकड़ में आ जाता है कि ये गलत है। ठीक है,
अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी मैं कहूँगा थोड़ा इजी था, काफ़ी मतलब इजी कैटेगरी ही है, मतलब अज्यूमिंग कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग? ठीक है, बोलो क्या कंट्रोलिंग, ये भी ग्रामर वेरिएशन किया हुआ है। कंट्रोलिंग इज परफॉर्म बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स एट ऑल टाइप्स ऑफ कंसर्न्स। ठीक है, ये परवेजिव है, हर जगह अप्लाई होता है, सही है ये। कंट्रोलिंग ऑलवेज लुक टू फ्यूचर सो दैट फॉलोअप कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड, फॉलोअप के लिए होता है वो। अब यहां उन्होंने ट्विस्ट कर दिया, देखो कंट्रोलिंग प्री सपोजेस प्लानिंग, यहां तक ठीक है कि जब आप कंट्रोल कर रहे हो आप अज्यूम कर लेते हो कि प्लानिंग हुई थी, कि प्लानिंग ही नहीं हुई तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आप कंट्रोल कर रहे हो हम प्री सपोज करते हैं कि ठीक है प्लानिंग ऑलरेडी की हुई होगी। यहां उन्होंने चेंज कर दिया है, प्लानिंग सक्सीड्स कंट्रोलिंग। सोच के देखो, इंग्लिश ग्रामर थोड़ा भी आपका अच्छा है तो यहां लाइन में आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए कि प्लानिंग सक्सीड कैसे करेगी कंट्रोलिंग को, उल्टा है ना, कंट्रोलिंग सक्सीड्स प्लानिंग, पहले प्लानिंग होती है लास्ट में कंट्रोलिंग होती है, तो उन्होंने सिर्फ वर्ड्स को शफल कर दिया है बस। आए ख्याल में? तो ये फीचर नहीं है, बाकी ये सही है, फॉरवर्ड लुकिंग है, इफेक्टिव कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल विदाउट बीइंग पास बीइंग कंट्रोल। क्लियर है? यहां ट्विस्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं 93, ये भी इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज? ये तो लॉलीपॉप है, कौन सा फेज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का नहीं है? तो बच्चे बच्चे को भी आना चाहिए, 4 फेजेस होते हैं, आप पढ़ते ही हो। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, स्ट्रैटेजी फोरकास्टिंग, ठीक है, ऐसा कोई भी स्टेप है ही नहीं। स्ट्रैटेजी वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन, इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन, 4 ऐसे स्टेप्स होते हैं, स्ट्रैटेजी फोरकास्टिंग करके कोई स्टेप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था, झूठ मत बोलना, रिवीजन में भी बताया है, रेगुलर लेक्चर्स वालों को भी बताया, हर जगह बताया कि पढ़ो। डैश अट्रैक्ट्स, वो जो लीडरशिप स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के रोल्स होते हैं उस पर ये, डैश अट्रैक्ट्स डेवलप्स एंड रिटेन्स टैलेंट। क्वेश्चन में ही आंसर है, ये मैंने बताया था। तो ये आता है टैलेंट एडवोकेट, और मैंने आपको कहा भी था कि ये तो पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि इतना इजी कैसे पूछ सकते हैं, लो पूछ लिया है। ये तो मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस टाइप के बेवकूफाना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इजी मार्क्स से ले लेने चाहिए। टैलेंट, राइट स्किल्स, ठीक है, तो टैलेंट एडवोकेट आसान है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? बोलो नॉट ट्रू। इसमें तो इतनी बारीक चेंज की है ना, मैं शॉक हो गया कि भाई इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहता है, क्या चाहता क्या है, मतलब एक क्वेश्चन मार्क बन गया मेरे माइंड में कि ये क्या है यार, मतलब बच्चे कितना भी कर लें ये चीज नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसको डिमोटिवेट होने से बेटर है कि आप टारगेट थोड़ा सा रियलिस्टिक रख लो, कि जब इस टाइप के फालतू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना तो आप टारगेट 2-4 मार्क कम कर लो, उतने इजीली अचीव हो जाते हैं। ठीक है, 30 टारगेट इसलिए मैं कह रहा हूं डिसेंट है, और 10 मार्क छोड़ दो, क्योंकि ये फालतू क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे कभी भी। तो कौन सा ट्रू नहीं है? कैप्लन एंड नॉर्टन डेवलप द कंसेप्ट, ये सही है, नाम सही है, कंसेप्ट सही है। बैलेंस स्कोर कार्ड हेल्प्स टू मॉनिटर मेजर कंट्रोल स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस विद इन द 4 पर्सपेक्टिव, चारों नाम भी सही है। फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल, यहां प्लानिंग को बस चेंज कर दिया है। सोचो, पूरा नाम भी चेंज नहीं किया है, एक नाम के अंदर 2 वर्ड से उसका सिर्फ एक वर्ड चेंज किया है, जो कि क्लिक होना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, पढ़ने में फ्लो में पकड़ में नहीं आएगा। तो वहां लर्निंग एंड ग्रोथ होता है, लर्निंग को बस उन्होंने प्लानिंग कर दिया है। सोचो, मतलब क्या बोलूं, कुछ गलत ना बोल दूं इसलिए चुप हूं। ठीक है, तो ये चीजें मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी, बस लर्निंग को प्लानिंग कर दिया है, बाकी सब सही दिया है। तो एक वर्ड चेंज करके वो कैसे बच्चे ऑड मैन आउट निकालेंगे, ये बहुत मतलब अलग ही टाइप की एक्सपेक्टेशन है इंस्टीट्यूट की। ठीक है, मेन वैल्यू lies in the emphasis on foregoing the balance approach to measuring and managing the strategic control factors, ये सही है पूरा। It remains for each organization to identify its own key strategy, strategic objectives, strategic initiatives and strategic measurement, ये सब सही है। सिर्फ यहाँ learning and control होता है, ये होता है, वहाँ उन्होंने प्लानिंग कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ईजी बिल्कुल भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये ईजी है,
बिजनेस पॉलिसीज आर डैश, ये तो मेरे बुक्स में भी है, मैंने बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाले हुए हैं, मतलब इतना इजी पेपर था। ठीक है, तो ये आता है गाइडलाइंस, मेमोरी बेस्ड ही है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, सब सिमिलर ही आपको लगेंगे। बिजनेस पॉलिसीज आर गाइडलाइंस डेवलप बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न द एक्शन। फिर है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये भी इजी है, मिशन और विजन का टिपिकल क्वेश्चन है। बोलो क्या आएगा? ये है मिशन स्टेटमेंट्स टॉक्स अबाउट पास्ट लीडिंग टू प्रेजेंट, तो ये एक गलत है। वेयर एज विजन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो ये पकड़ में आ जाएगा आपके। विजन स्टेटमेंट फ्यूचर के बारे में है, प्रेजेंट के बारे में बात नहीं करता है, और मिशन स्टेटमेंट भी प्रेजेंट के बारे में बात करता है, लीडिंग टू द फ्यूचर। समझ रहे? तो ये कंसेप्चुअल है, ये आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट में गड़बड़ है, क्योंकि बाकी तीनों में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अगर आप बाकी तीन पढ़ोगे बहुत ही प्लेन है। मिशन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट हाउ, ठीक है, ये आपको पता ही है, हाउ पंचवर्ड होता है और इसका होता है वेयर, तो ये पूरा सही है। हाउ यू विल गेट टू वेयर यू वांट टू बी, एंड वेयर एज विजन स्टेटमेंट आउटलाइंस वेयर यू वांट टू बी, ये तो सही है पूरा। मिशन आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डू वी डू, अभी हम क्या करते हैं, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। ठीक है, और विजन स्टेटमेंट वेयर डू वी एम टू बी, तो यहां कुछ भी गलत नहीं है, पूरा वर्ड टू वर्ड सही है, कोई गड़बड़ महसूस नहीं होगी। मिशन स्टेटमेंट लिस्ट द ब्रॉड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विजन स्टेटमेंट लिस्ट वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो ये पूरा बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, सी में ही आपको गड़बड़ आइडेंटिफाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर है 98, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आधे से ज्यादा पेपर नॉट, एक्सेप्ट, फॉल्स, इनकरेक्ट इसी टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप इससे सीखोगे और पढ़ते समय इसको थोड़ा सा दिमाग में रखोगे कि इस टाइप के ही क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम हो रहे हैं, तो उस एंगल से पढ़ाई करना जरूरी है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी डिफाइंस हाउ द फर्म विल रिमेन सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। ठीक है, देखो लॉन्ग रन, शॉर्ट रन करके भी एक मतलब चेंज कर सकते थे पर नहीं किया है, तो हम लॉन्ग रन में कैसे सस्टेनेबल रहेंगे ये हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बताता है। बिजनेस स्ट्रैटेजी इज एप्लीकेबल टू दोज ऑर्गेनाइजेशन विच हैव डिफरेंट बिजनेस, और जो एसबीओ होते हैं, ये भी सही है। फंक्शनल स्ट्रैटेजी सजेस्टेड बाय द टाइटल रिलेट्स टू सिंगल फंक्शनल ऑपरेशन, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर आता है नन, मतलब ये दूसरा आंसर है देखो जो नन है, क्योंकि पहले तीनों एग्जैक्टली सही है, कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। मैंने बताया ना लॉन्ग रन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और बिजनेस लेवल एसबीओ के लिए होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। और फंक्शनल में भी सही है, सिंगल फंक्शनल ऑपरेशन, तीनों सही है, आंसर आएगा नन ऑफ अबव। फिर ये भी बहुत ईजी है। इन डैश मार्केट स्ट्रैटेजी बिजनेस अवॉइड्स द नेक टू नेक कॉम्पिटिशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टाइज, तो ये आता है नीच, मार्केट नीश यानी नेक टू नेक अवॉइड करो कंपटीशन, पूरा मार्केट हमको कैप्चर करना ही नहीं है, बस हमको अपने ऑडियंस, हमारा जो सेगमेंट है, हमारा जो नीश है, उनसे स्ट्रॉन्ग टाइज बिल्ड करना है। ठीक है, तो ये नेक टू नेक और स्ट्रॉन्ग टाइज, इससे आपको ख्याल में आ जाना चाहिए कि नीश के लिए है। लॉयल्टी, ये भी मैंने आपको पढ़ा तक बताया होगा, तो ये एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, ठीक है, ये सब नीश के ये है। और लास्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज पास्ट, करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। यही मेरे को गलत लग रहा है, तीनों वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आते। ठीक है, तो यहां आई थिंक पास्ट कभी भी नहीं आता, कोई भी प्लानिंग में पास्ट नहीं आता, प्रेजेंट माइट भी आ सकता है, फ्यूचर ज्यादा आता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आता है, पास्ट नहीं आता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं पूरा। HR planning should serve as a link between human resource management and the overall strategic plan. Fair लग रहा है। Human resource planning includes creating an employer brand, retention strategy, absence management strategy, flexible strategy, talent management strategy, recruitment strategy, ये भी सही है। All true भी मतलब सही हो सकता है, तो आई थिंक ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि पास्ट आई एम श्योर कि उसमें नहीं आता है। थेरी में आप चेक कर लो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड टू अचीव इट्स गोल। ठीक है,
तो सोचो कितनी बारीक चीज़ों पे आपको इवेल्युएट किया जा रहा है। मतलब आपकी भी पूरी गलती नहीं है, मैं ये आपको बस मोटिवेट करने आया हूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों को गलत समझा जाता है वो सही नहीं है, ठीक है। पूरी की पूरी आप ही की गलती है, सामने वाला फ्लॉलेस है, ऐसा नहीं है। सामने वाला बस मान नहीं रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको उनसे मनवाने का किसी में दम नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। तो आप सीखो, मैं बस आपको, क्योंकि आप हमारी बातें मान रहे हो, कोई तो हमारी बात मान रहा है, तो एटलीस्ट इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप एटलीस्ट थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करो, समझो कैसे आपसे पूछा जा रहा है, क्या क्या बारीक बारीक चीज़ें, ग्रामर आपसे पूछा जा रहा है। एसएम तो साइड हो गया है, आधा पेपर तो ग्रामर का लग रहा है मेरे को। तो आप करो, मेहनत करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, पढ़ते पढ़ते ही क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कहाँ क्या नोट और ये सब किया जा सकता है। पढ़ते पढ़ते अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपको ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा पेपर में, ये मुझे लगता है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका एसएम जून 23 पेपर। अब थोड़ा बहुत मैं एनालिसिस बता देता हूं। देखो कि केस स्टडी वाले देखो कितने हैं, आई थिंक 3 या 4 थे, ठीक है। एक ये था अमेजॉन, कोका कोला, पेप्सी और एक वो जो फोर्ड मोटर, ठीक है। 4 क्वेश्चन थे जो कि ज़्यादा हैं, वैसे एक ही आता था, अभी 4 आ गए हैं, 4 केस स्टडी बेस्ड हैं। अब ये मैं कह रहा हूं कि 4 के लिए आपको कम से कम आई थिंक 25 to 30 पेजेस हैं। देखो एक बार, जितना मैंने देखा है मैं बता रहा हूं, पेजेस अगर आप गिनोगे कम से कम 25 to 30 पेजेस निकलेंगे। एक तो इतना सारा आपको पढ़ना है, दूसरी बात वो आपसे याद भी नहीं होगा। कहीं भी अगर कोई चीज करके भले ज्यादा मेहनत करनी पड़े, अगर वो हो जाए एटलीस्ट, तो मैं फिर भी रिकमेंड करता हूं कि मेहनत तो अपने हाथ में ही है ना, कर सकते हैं। पर जब मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, क्योंकि आप इतना सारा मगअप नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा फैक्चुअल डेटा है कंपनी के बारे में, आप नहीं याद कर पाओगे। और जब आप 12-15 कंपनीज के बारे में पढ़ोगे, वो मिक्सअप भी हो जाता है। क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा है, बिना पढ़े मैं ये सब नहीं कह रहा हूं, मैंने पूरे केस स्टडीज पूरे पढ़े हैं एक बार, तब जाके मेरा ये मतलब कंक्लूजन निकला है, ठीक है। अभी आप देखो, कुछ हैं बच्चे, बहुत ही प्रॉपर वर्ड नहीं है मेरे पास उनके लिए, जिनको 36, 38, 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, तो वो कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट 30 से लेके 32 है, मुझे नहीं लगता उसमें आप पढ़ो। वो जो टाइम बचेगा आपका 25-30 पेज पढ़ के जो 10 बार आपको उसको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, उससे अच्छा वो टाइम आप एफएम में दे दो। एफएम की थ्योरी को इम्प्रोवाइज करो, एफएम के जो प्रैक्टिकल्स हैं उन पे ज़्यादा आप वर्क करो, 4-5 मार्क आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो काम वहां करो जहां फायदा मिले, काम करो, काम तो करना ही है भाई, मेहनत तो करनी चाहिए, पर वहां करो जहां चांसेस ज्यादा हैं मार्क्स स्कोर करने के। क्लियर है क्या? तो इजी अगर आप गिनोगे ना, 20 से ज्यादा आपको इजी मिलेंगे ही मिलेंगे हर पेपर में, ठीक है। गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 से लेके लगभग 25 क्वेश्चंस इजी कैटेगरी के हैं, ठीक है। 8 to 10 जो मैं बता रहा हूं वो हमेशा टफ रहेंगे और बाकी बीच के मीडियम आते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप टारगेट रखो 30 इजी मीडियम में ही कवर हो जाएगा। टफ 7-8 क्वेश्चन आते ही हैं, आते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहा हूं आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इस तरह से मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये आपको ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, आप क्या कर लोगे इसमें? एग्जाम प्रेशर में नहीं होता, ये सब क्लिक नहीं होगा। मैं आपसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि आप ये पढ़ के बढ़िया वो एक वर्ड चेंज हो गया है वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, नहीं कर पाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। बेटर है आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करो, अपने आप से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो और वहां टाइम डाइवर्ट करो जहां स्कोप अच्छा है मार्क्स को इंप्रूव करने का। एफर्ट्स वेस्ट भी मत होने दो। क्लियर है? चलो, तो ये था आपका एसएम। नेक्स्ट पार्ट फिर मैं लाऊंगा एफएम, ठीक है। आपके सपोर्ट की जरूरत है, वीडियो लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज़्यादा
वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा, प्रोवाइडेड आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा, ठीक है। तो डू लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।